अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था थोड़ा सा कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है और उसे क्या कहा जाता है, कितने लोब्स होते हैं। आज हमने इसके बारे में जो है वो बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसमें किस किस तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली आज हमने जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स को डिस्कस करना है, ठीक है। दो जो लोब्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये आपके सामने ये जो लिखा हुआ है केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो केमिकल का मतलब होता है केमिकल, जो हार्मोन्स और रिलीज़ होते हैं वो केमिकल के फॉर्म में ही रिलीज़ होते हैं, ठीक है। वो मतलब ग्लैंड्स ही परफॉर्म करते हैं। तो नीचे जो है वो आपको ये दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आगे एक और चीज़ जो है हम ये कह सकते हैं कि इसे हम स्मॉलेस्ट ग्लैंड या स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, हम स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। इट इज़ अ बेसिकली एमसीक्यूज होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो प्रिपरेशन के एमसीक्यूज होते हैं, तो इसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये मास्टर ग्लैंड भी इसे हम कह सकते हैं, एक स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे नंबर पे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। और इसका एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं हाइपोफाइसिस, ठीक है, हाइपोफाइसिस। और ये जो हाइपोफाइसिस वर्ड है बेटा, ये हाइपोफाइसिस बेसिकली है ग्रीक वर्ड। ये आपको जो येलो कलर के ऊपर जो वर्ड नज़र आ रहा है ग्रीक लिखा हुआ है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, हाइपोफाइसिस, ठीक है, इसका नेम है। हाइपोफाइसिस का मतलब होता है कि उभरी हुई या निकली हुई जगह, ठीक है। अब हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, बिकॉज ये नीचे आपको डायग्राम में जो है वो शो हो रहा है। ये डायग्राम में हाइपोथैलेमस जो है, ये हाइपोथैलेमस बना हुआ है बेटा। हाइपोथैलेमस ये वाला जो एरिया है इसका, ये हाइपोथैलेमस का एरिया है। और इसके नीचे जो है ये इनफंडिबुलम जो लिखा हुआ है, इनफंडिबुलम का असल में जो काम होता है इनफंडिबुलम का, ये एक स्टाक होता है, एक लड़ी होती है। हाइपोथैलेमस के बाद जो है जो लड़ी या जो पॉइंट अटैच करता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो दैट इज़ एरिया एक्चुअली नोन एज इनफंडिबुलम। तो इसी वजह से हम उसे हाइपोफाइसिस का नाम देते हैं, क्योंकि ये निकली हुई जगह है हाइपोथैलेमस से बाहर, ये मतलब कोई चीज़ जैसे निकली हुई होती है, तो ये लोब जो है वो बाहर निकला हुआ है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड था। तो इसी वजह से उसे हम हाइपोफाइसिस का नाम देते हैं, ठीक है। तो वर्ड हाइपोफाइसिस मीन एक्सटेंशन, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ये एक्सटेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे फिर पिट्यूटरी के पार्ट्स हैं। पिट्यूटरी के बेसिकली जो है वो हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो एक इसका जो पार्ट होता है उसे हम जो है वो फिर नाम देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है। ये हमारे पास ये पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आता है वो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी नज़र आ रहा है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी इसका नाम जो है वो है एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। अब फिर बाद में जो है जो एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसके फिर फर्दर 2 लोब्स होते हैं। एक इसका जो है वो कहलाता है एंटीरियर लोब, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला जो होता है वो इसका कहलाता है इंटरमीडिएट लोब। एक एंटीरियर लोब और दूसरा जो है वो इसका इंटरमीडिएट लोब। एंटीरियर लोब का एक और नाम है, ठीक है, जिसको हम जो है वो कहते हैं कि पार्स डिस्टालिस, ठीक है। और इंटरमीडिएट लोब का एक और नाम है जिसको कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। तो दीज आर द बेसिकली
पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एंटीरियर के फिर दो पार्ट्स, क्योंकि एंटीरियर ज़रा बड़ा होता है, ये आप शक्ल में भी देख सकते हैं। ये वाला जो मतलब आपको एंटीरियर वाला नज़र आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये पोस्टीरियर जो है, पोस्टीरियर ये छोटा है, ठीक है। तो एंटीरियर के फिर दो पार्ट हैं। अच्छा, ये आपको डायग्राम के अंदर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसके नीचे ये जो आपको रेड कलर का एरिया दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये जो रेड कलर का एरिया है, इस एरिया को बेसिकली जो है, इस रेड कलर के एरिया को, ये जो मैंने गोल गोल बनाया हुआ है, इसका नाम भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इसका नाम है सीला टर्सिका। सीला टर्सिका जो है ये प्रोटेक्ट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बचाती है, तो ये असल में हड्डी होती है, सफेनाइड बोन। अब ये असल में इसका ओरिजिन सफेनाइड बोन ही होता है, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो डायग्राम होगी। आगे फिर हमने जो है वो एंटीरियर जो लोब है उसको पढ़ना है, कि एंटीरियर लोब जो होता है उससे कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज़ होते हैं बेटा, ठीक है। तो जो हमारा जो नेक्स्ट है वो जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो डायग्राम है वो फिर जो है एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। तो एंटीरियर लोब, तो एंटीरियर लोब ये आपको जैसे नज़र आ रहा है बेटा, ये डायग्राम में भी जो आपको दिखाई दे रहा है एंटीरियर लोब के बारे में। तो एंटीरियर लोब के फिर फॉलोइंग जो है वो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं एंटीरियर लोब के। तो दिस इज़ द एंटीरियर लोब, ठीक है, ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है एंटीरियर लोब, इसके जो है वो फॉलोइंग किस्म के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब नंबर फर्स्ट पे हमारे पास जो हार्मोन है तो इसका नाम है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ये आपको ये नज़र आ रहा है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन को फिर जो है हम एस टी एच का नाम भी देते हैं, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। तो ये जो बेसिकली ये हार्मोन्स है ये होता है ग्रोथ पर्पस के लिए, तो इसे हम ग्रोथ हार्मोन का भी नाम देते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो दूसरे वाला हार्मोन है, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं उसे थायरोट्रोपिन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसे बेटा? थायरोट्रोपिन। हमारे पास थायरोट्रोपिन हार्मोन होता है दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो थायरोट्रोपिन जो होता है इसे TSH भी कहा जाता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग या थायरोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये थायराइड ग्लैंड को जाकर एक्टिवेट करता है, ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये गया थायराइड ग्लैंड के पास, तो इसने जाकर थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट किया। तो थायराइड ग्लैंड ने किया क्या, अब थायराइड ग्लैंड ने अब जाके फिर बाद में जो है थायराइड ग्लैंड ने बेटा जाके जो है वो आगे उसने अपना जो है वो वर्क करना है थायरॉक्सिन पर, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड अब काम करेगा थायरॉक्सिन के ऊपर। अब ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसको रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये थायरॉक्सिन जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन होता है बेसिकली, और ये ख़ास तौर पे मेटाबॉलिज्म कराता है। ये जो थायरॉक्सिन ये जो लिखा हुआ है ये मेटाबॉलिज्म कराता है ख़ास तौर पे, ठीक है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है। तो हमारे पास फिर अगला थर्ड नंबर पे जो हार्मोन है उसका नाम लिखा हुआ है ACTH। ACTH हार्मोन एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होता है। ये बेसिकली जो है वो वर्क करता है एड्रीनल कार्टेक्स के ऊपर, ठीक है। ये हार्मोन एड्रीनल कार्टेक्स के ऊपर काम करता है, और एड्रीनल कार्टेक्स से ये कॉर्टिकॉइड्स को प्रोड्यूस करने की इजाज़त देता है। कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो फिर हेल्प करते हैं रेगुलेट द बॉडी का फ्लूइड्स, उसको रेगुलेट करते हैं, और उसके बाद एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है ये कॉर्टिकॉइड्स एड्रीनल कार्टेक्स, जो गुर्दे के ऊपर वाला जो ग्लैंड होता है। तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? एल्डोस्टेरोन जो होता है बेसिकली इसका जो असल काम होता है ये एक्ट करता है ऑन द लूप ऑफ हैनले फॉर
एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट री एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट की ये री एब्जॉर्प्शन के लिए ये एक्ट करता है लूप ऑफ फैनले के ऊपर। तो ये हार्मोन बेसिकली एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 हार्मोन हो गए। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट वाला है वो है हमारे पास 4th नंबर पे हार्मोन, ठीक है। 4th नंबर पे जो हार्मोन है हमारे पास उसका नाम है गोनेडोट्रोफिन। तो गोनेडोट्रोफिन जो है वो जिस तरह से नाम से भी ज़ाहिर है कि ये हार्मोन जो है वो गोनेड्स से प्रोड्यूस होता है ये हार्मोन, ठीक है। तो इसका नाम इसी वजह से गोनेडोट्रोफिन रखा गया है। तो ये जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होता है ये वाला हार्मोन, ठीक है, इससे बेसिकली फिर 2 और तरह के जो है वो हार्मोन्स निकलते हैं। ये मेजर हार्मोन है, ठीक है। तो FSH और LH, एक हमारे पास जो है वो FSH होता है और दूसरा हमारे पास LH। ये 2 तरह के हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है, एक FSH होता है और दूसरा LH। FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये FSH के भी फर्दर 2 काम होते हैं, ठीक है। एक, अगर ये फीमेल में रिलीज़ होगा तो ये ओवरी के अंदर जाएगा, ठीक है। और अब ये फिर जब ओवरी में रिलीज़ होगा तो क्या करेगा, ये ओवरी में रिलीज़ होके आगे फिर ये एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज़ करता है, ओवरी में जाकर ये प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो ग्रोथ कराता है ओवरियन फॉलिकल्स की। ओवरियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो असल में होते क्या हैं, ओवरियन फॉलिकल्स तो ये फीमेल में एस्ट्रोजन की वजह से जो है वो बनते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो ओवरियन फॉलिकल जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। अब ओवरियन फॉलिकल जो होते हैं वो इमेच्योर ये मतलब फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, इमेच्योर होते हैं ओवरियन फॉलिकल्स, इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं। और ये इमेच्योर फॉलिकल्स का असल में जो बेसिकली जो इनका काम होता है वो होता है कि प्रोड्यूस ओवा। इमेच्योर फॉलिकल्स क्या करते हैं, ये ओवा प्रोड्यूस करते हैं या एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका FSH का ओवरी के ऊपर फीमेल के ऊपर असर। अगर FSH जो है फिर बाद में जाकर रिलीज़ हो रहा है मेल के अंदर, ठीक है, ये मेल में ये गया और मेल में जाकर इसने टेस्टिस पर जो है वो अपना एक्ट किया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में, और टेस्टिस पर जब ये गया तो इसने अपना असर दिखाया। तो फिर ये क्या कराता है टेस्टिस में प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, तो स्पर्म की प्रोडक्शन ये शुरू करा देता है, ठीक है। मतलब फीमेल में गया, ओवरी पर एक्ट किया, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कराया, एस्ट्रोजन हार्मोन उसने ओवरियन फॉलिकल्स को जो है वो ग्रो कराया, और इमेच्योर फॉलिकल्स जो होते हैं उनको ग्रो कराने के बाद ओवा प्रोड्यूस कराया। मेल में गया वो टेस्टिस पर काम करके उसने स्पर्म को प्रोड्यूस कराया, ठीक है। ये हमारा हो गया FSH का, मेल में भी और फीमेल में भी। तो अब सेकंड नंबर पे जो हमारे पास जो हार्मोन आता है वो है LH हार्मोन भी इसी तरह से होता है। अब ये पहले LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब जाएगा फीमेल में तो ये ओवरी पर एक्ट करेगा और ओवरी को ये उकसाएगा कि आप ओव्यूलेशन करो, ठीक है। ओवरी को ये क्या करेगा, ये आप कहेगा कि ओव्यूलेशन करो, तो ओवरी जो है वो ओव्यूलेशन शुरू कर देगी। और ओव्यूलेशन से क्या होता है, कार्पस ल्यूटम जो होता है वो जनरेट होता है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो फिर वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फीमेल में एक्ट करता है। और अगर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाकर एक्ट करता है फिर ये मेल्स में, ठीक है, तो मेल में फिर ये जाकर जो है वो अपना वर्क उसी के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो मेल में इसका जो बेसिक काम होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ द इन स्टिमुलेटिंग ऑफ द ICSH हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ये असल में इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं इनको हम फिर बाद में जो है लीडिंग सेल्स का भी नाम दे सकते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स या नोन एज लीडिंग सेल्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जो है ये वाला नज़र आ रहा होगा, ये इंटरस्टिशियल सेल ये जो है ये असल में टेस्टिस की शक्ल बनाई हुई है मैंने। तो टेस्टिस हैं, इनके अंदर ये जो ट्यूब्स बनी हुई हैं इनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल,
ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्स और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे जो डार्ट्स हैं वो है इंटरस्टिशियल सेल। अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, वो ISH प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वो किससे प्रोड्यूस कराता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। अब ये जो लीडिंग सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ये फिर प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन प्रोड्यूस करके उससे फिर ये जो हार्मोन्स होते हैं ये फिर एट लास्ट में या आखिरकार ये फिर जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो है गोनेडोट्रोफिन्स का काम हो गया सारा। और आगे फिर ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ये चार, ये चौथा ये हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रोफिक हमारा ये पीछे वाले तीन, वो हमारे जो है ये हार्मोन असल में जो इनका असल जो नाम होता है उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। ये नीचे लिखा हुआ है ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब होता है कि द हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी बट दे डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बॉडी। इनका बॉडी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। ये क्या करते हैं, दूसरे ग्लैंड्स को उकसाते हैं कि वो अपनी जो है वो सिक्रीशन करें, इसी वजह से तो इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो दूसरे ग्लैंड्स के ऊपर, अब जैसे गोनेडोट्रोफिन है वो FSH को जो है वो उसके ऊपर, और फिर ओवरी के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा है, ओवरी फिर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही है, तो ये ग्लैंड्स के ऊपर जाकर असर करते हैं और वो ग्लैंड्स फिर जाकर हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये डायरेक्ट हार्मोन को ब्लड में जो है नहीं छोड़ देते, ठीक है। इस वजह से उन्हें हम फिर ट्रॉपिक हार्मोन का नाम देते हैं। तो दे अफेक्ट ऑन बॉडी इनडायरेक्टली बाय एक्टिवेटिंग सम एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके ये फिर वो अपना जो असर होता है, अपना जो इफ़ेक्ट होता है वो देते हैं। फिर आगे हमारे पास जो है वो 5th नंबर पे जो है वो, जिस तरह से आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो ये 5th नंबर पे हमारे पास जो हार्मोन है उसका नाम है प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये आपको जैसे जो है वो डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो ये है 5th नंबर पे प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो होता है ये मेमोरी ग्लैंड्स पर जब ये असर करेगा, अब ये वाले जो होते हैं ये डायरेक्ट ग्लैंड्स पर असर करते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, GH हो गया, तो ये मेमोरी ग्लैंड पर ये असर करेगा और वो ग्लैंड्स करेंगे मिल्क की प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये ग्लैंड जो है फिर ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करा देते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड्स पर इसने असर किया और जो मेमोरी ग्लैंड है उन्होंने फिर जो है वो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क स्टार्ट कर दी। तो हमारे पास फिर जो छठा नंबर है, छठे नंबर पे हमारे पास आ जाता है GH हार्मोन। इसे सोमैटोस्टेन भी कहा जाता है, सोमैटोस्टैटिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो सोमैटोस्टैटिन होता है इसे हम जो है वो बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। ग्रोथ हार्मोन भी इसे कहा जाता है, GH हार्मोन या फिर ये ग्रोथ हार्मोन भी बेसिकली इसे कहा जाता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है, अच्छा ये वाले मतलब 6 नंबर तक ये हमारे जो हार्मोन है, ये हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो 7 नंबर पे ये वाला हार्मोन है MSH, ठीक है। तो मिलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका काम होता है मिलानोसाइट्स को प्रोड्यूस करना। तो ये जो हार्मोन होता है, और मिलानोसाइट्स जो होते हैं, मेलानोसाइट्स फिर प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन। मेलानिन जो है वो पिगमेंट होता है, डार्क कलर का पिगमेंट होता है, जो बॉडी में स्किन के ऊपर डार्क कलर आता है वो इसी पिगमेंट की वजह से। अब ये हार्मोन जो होता है ये बेसिकली जो है वो इंटरमीडिएट लोब का पार्ट होता है। ये जिस तरह से मैंने ये लिखा हुआ है ये इंटरमीडिएट लोब का पार्ट होता है। MSH जो है वो सिक्रीट्स कहाँ से होता है, इंटरमीडिएट लोब, जो पीछे हमने जो है वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो हार्मोन्स हो गए इंटरमीडिएट लोब और इंटीरियर पिट्यूटरी के। अब हमारे पास जो है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो इससे कौन कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज़ होते हैं और उनका जो काम होता है असल में वो कौन सा काम होता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसे हम न्यूरो हाइपोफिसिस का नाम देते हैं। पोस्टीरियर, इसका जो हार्मोन होते हैं बेसिकली वो दो होते हैं, एक हमारे पास ऑक्सीटोसिन और सेकंड नंबर पे हमारे पास वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है बेसिकली इसके 3 मेजर फंक्शन होते हैं। इसको यूटिरस
यूट्रस पर एक्ट करता है, ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड्स पर, और इमोशनल हार्मोन भी इसे कहा जाता है। एक और इसका भी नाम है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसे हम बर्थ हार्मोन इसी वजह से कहते हैं बेटा कि ये यूट्रस पर जब ये एक्ट करेगा तो ये काम क्या करेगा, कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल ड्यूरिंग द पार्च्यूरेशन, कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल करेगा पार्च्यूरेशन के दौरान। पार्च्यूरेशन का मतलब होता है डिलीवरी, पार्च्यूरेशन का क्या मतलब होता है, डिलीवरी। तो ये डिलीवरी के दौरान फिर क्या करेगा, ये कंट्रैक्शन कराएगा यूट्राइन की मसल्स को, जो यूट्राइन वाल्स होती हैं फीमेल्स के अंदर। तो इस वजह से क्योंकि ये कंट्रैक्शन कराता है यूट्राइन वाल्व की पार्च्यूरेशन के दौरान, डिलीवरी के दौरान, तो इसी वजह से इसका जो नाम है वो रखा जाता है बर्थ हार्मोन। क्या रखा जाता है, बर्थ हार्मोन, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड्स पर अगर ये असर कर रहा है ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, तो ये मेमोरी ग्लैंड्स पर जब ये असर करेगा तो फिर जो है वो हम क्या कहेंगे कि ये जब मेमोरी ग्लैंड्स पर असर करेगा तो ये फिर प्रोडक्शन की वजह बनेगा, रिलीजमेंट की वजह बनेगा मिल्क की, तो ये मिल्क रिलीज़ कराएगा, ठीक है। और इसका एक और भी जो है वो मशहूर नाम है, इसे हम इमोशनल हार्मोन भी कहते हैं। इमोशनल हार्मोन है ये, क्या है, इमोशनल हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है वो इमोशनल हार्मोन भी कहलाता है। क्यों इमोशनल हार्मोन कहलाता है, बिकॉज ये जो है वो इसी वजह से फीमेल्स में इसकी प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा होती है। फीमेल जो है वो इमोशनल बहुत ज़्यादा इसी हार्मोन्स की वजह से ही होती हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन के फंक्शन हो गए। और उसके बाद जो लास्ट वाला है हमारे पास वो है वैसोप्रेसन, ठीक है। ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट होता है। तो वैसोप्रेसन जो है ये हार्मोन जो है वो ADH भी कहलाता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो होता है इसका जो फर्स्ट इसका फंक्शन होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का, वो ये होता है कि ये असल में यूरिन कंसंट्रेशन कराता है। ये रीअब्जॉर्प्शन का सबब बनता है, किडनी में जाकर ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है, दोबारा इंतज़ाब कराता है, ठीक है। जो वाटर जो बच जाता है उसकी ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है, इसी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कराता है। और सेकंड नंबर पे इसका जो फंक्शन है वो है एक्ट ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड जो अगला हिस्सा होता है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन्स का, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट्स का, तो उस पर ये एक्ट करता है टू इंक्रीज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन, पानी की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, वही काम ऊपर वाला। तो इस वजह से यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा जो अगला इसका है वो है अंडर सिक्रीशन। अगर इसकी अंडर सिक्रीशन हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, ठीक है। मीन्स कि अगर ये हार्मोन जो है वो कम तादाद में प्रोड्यूस होना शुरू कर दे तो इसका जो खमियाजा होता है, जो इसका मतलब नुकसान होता है वो क्या होता है, इसका नुकसान असल में बेसिकली ये होता है कि उससे डायबिटीज़ इंस्पाइडस हो जाता है। जो मरीज़ होता है फिर उसे जो है वो बार बार यूरिनेशन आती रहती है, ठीक है। तो ये डायबिटीज़ इंस्पाइडस जो है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द लैक ऑफ द ADH हार्मोन। ADH हार्मोन के जो है वो ना बनने की वजह से। तो जब ADH नहीं आएगा तो उससे फिर जो है वो यूरिन जो है फिर वो उसमें रीअब्जॉर्प्शन का फिनोमेना कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो अल्कोहल होता है, अगर जो बंदे अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे होता क्या है, अल्कोहल असल में इनहिबिट करता है ADH की प्रोडक्शन को। तो जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उन्हें डायबिटीज़ इंस्पाइडस के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, डायबिटीज़ इंस्पाइडस के जो चांसेस। So this was all about the anterior, intermediate and posterior pituitary. If you have any question then you can say to me in the comment box. Thank you so much beta. Allah Hafiz.